प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस 8 1.3 के क्वेश्चंस को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखो बच्चों, आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है हमारे पिछले वीडियो में। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पिछले वाले वीडियो को देखिएगा, फिर यहाँ पर आइएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, मैं एक काम करती हूँ, पहले आपको सारी चीजें रिवाइज करवा देती हूँ। जो हमने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था उसको हम यहाँ पे फटाफट से रिकैप कर लेते हैं, यानी कि रिवीजन कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों, हमने किसके बारे में पढ़ा था? तो हम लोगों ने ये जाना था कि वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है। तो वेन डायग्राम की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सेट होता है ना उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये जो सेट ए दिया गया है, देखो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे ये सर्कल के माध्यम से क्या कर दिया बच्चों, इसको रिप्रेजेंट कर दिया, यानी इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो वेन डायग्राम के नाम से जानते हैं। अभी जो आपका वेन डायग्राम का शेप है ना प्यारे बच्चों, वो कैसे भी हो सकता है। चाहो तो आप एक ट्रायंगल बना दो, या फिर आप चाहो तो क्या बना दो, क्वाड्रिलेटरल बना दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से भी शेप जो है वो बना सकते हो, ठीक है। यानी कि ये क्या होता है, ये सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। ओके, क्लियर हुआ। अच्छा, फिर हमने किसके बारे में पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था बच्चों सबसेट के बारे में। नाउ व्हाट इज सबसेट? सबसेट का मतलब क्या होता है कि जो आपका सबसेट है ना, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिएगा ये यहाँ पे बच्चों, चलो एक और मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ छोटा सा। मान लो ये आपका सेट P है, ठीक है। अब इसके अंदर के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 एंड 3, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, सेट Q ले लिया, और इसके अंदर के एलिमेंट्स क्या है, 1 एंड 2, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये जो 1 और 2 है ना, मतलब सेट Q में जो वैल्यूज यानी कि जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो यहाँ पे P में भी प्रेजेंट है, प्लस एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, आप देख सकते हो, यानी कि 3 है, राइट। यानी हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये जो Q है ना, Q का जन्म कहाँ से हुआ है, सेट P से ही हुआ है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे P में प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि Q इज द सबसेट ऑफ सेट P। समझ में आया? यानी कि Q किसका सबसेट हो जाएगा, तो P का सबसेट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों हमने ये कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, फिर हमने बात करी थी यूनिवर्सल सेट के बारे में ना। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपसे क्या कहा था कि जो सबसे बड़ा वाला सेट होता है ना, उसी को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप स्टडी कर रहे हो किसके बारे में, तो आपके क्लास के जो स्टूडेंट्स है ना, जो एब्सेंट रहते हैं, आप उनके बारे में स्टडी कर रहे हो, तो वो एक सेट हो जाएगा कि जो एब्सेंट रहते हैं और जो प्रेजेंट रहते हैं। बच्चों ये दूसरा सबसेट हो जाए, मतलब दूसरा सेट हो जाएगा, ठीक है। देखो, एक तो एब्सेंट वाले, दूसरे प्रेजेंट वाले, है ना, ये अलग अलग क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। अब इसमें यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो जो आपके क्लास के जो सारे के सारे स्टूडेंट्स रहेंगे ना, यानी सबसे बड़ा सेट कौन सा होगा। देखो, ये एब्सेंट और प्रेजेंट वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ से आए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से आए हैं, है ना। तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का सेट होगा उसको हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल सेट। यानी कि यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा वाला जो सेट होता है ना, उसको यूनिवर्सल सेट के नाम से जाना जाता है। फिर हमने बात करी थी प्यारे बच्चे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे एक यूनिवर्सल सेट है, जैसे मैं आपको एग्जांपल, ध्यान से सुनिएगा मैं आपको क्या बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर देखिएगा, जैसे मान लो कि ये जो हमारा सेट है ना, यूनिवर्सल सेट है, जिसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे क्लास के सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, है ना, मतलब ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स की हम लोग बच्चों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे सेट ए ले लिया, और इसमें हम उन स्टूडेंट्स को रख रहे हैं जो क्या रहते हैं, जो एब्सेंट रहते हैं, जो फ्रिक्वेंटली क्या रहते हैं प्यारे दोस्तों, एब्सेंट रहते हैं, बराबर। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, अब मैंने आपसे कहा कि इसी का कॉम्प्लीमेंट बताइए। तो कॉम्प्लीमेंट लिखने का तरीका क्या होता है कि ए डैश से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिएगा, ऑल स्टूडेंट्स का जो सेट है, बराबर। अब इसमें देखिएगा, इसी में एब्सेंट रहने वाले स्टूडेंट्स भी होंगे और प्रेजेंट रहने वाले भी स्टूडेंट्स होंगे, है ना। जैसे मान लेते हैं ये 3 स्टूडेंट्स हैं, ए बी और सी, जो कि फ्रीक्वेंटली, मतलब ये यूनिवर्सल सेट है, ऐसा एग्जांपल के तौर पे आप मान लीजिएगा। और इसमें क्या होता है ना, इसमें ये जो ए है ना, ये फ्रीक्वेंटली क्या रहता है भाई, एब्सेंट रहता है। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ, हम जाएंगे यूनिवर्सल सेट के पास, और इसमें देखेंगे कि ये जो इसमें ए प्रेजेंट था, इसको हम हटा देंगे, भाई तू भाग जाए यहाँ से, फिर ये दोनों बचे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, जैसे कोई भी सेट दिया गया, उसका कॉम्प्लीमेंट अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो आप यूनिवर्सल सेट में जाएंगे, तो यूनिवर्सल सेट में जो उस सेट के एलिमेंट्स रहेंगे उनको हटा करके बाकी सारे एलिमेंट्स को आपको क्या कर लेना होता है प्यारे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट में लिखना होता है। तो उसी को कॉम्प्लीमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्लियर हुआ।
फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया था, जो प्रॉपर्टीज काफी सिंपल ही थे। ठीक है, तो डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज पिछला वीडियो जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। अभी मैं फटाफट से रिवाइज करवा रही हूँ ना, ठीक है, तो आपको थोड़ा फास्ट लग रहा होगा। चलो अब देरी नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 कि अगर सेट ए के अंदर ये सारे एलिमेंट्स है, सेट बी के अंदर ये सारे एलिमेंट्स है, और बच्चों जो आपका सेट सी है इसमें बी और डी है, डी में क्या है, ए और ई है। ठीक है, समझ में आ गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, यानी हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा और कौन सा गलत होगा, यानी कि ट्रू और फॉल्स बताना है। और देखो यहाँ पे रीजन की बात नहीं की गई है कि आपको जस्टिफाई करना है या फिर रीजन देना है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में अगर आप बस ये ट्रू एंड फॉल्स लिखोगे ना, दैट इज इनफ। ठीक है, अगर यहाँ पे बोलता कि जस्टिफाई और आंसर, तो फिर आपको उसका कारण भी लिख के बताना पड़ता कि व्हाई इट हैपेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, बस यहाँ पे ट्रू और फॉल्स को यहाँ पर बताना है। तो चलो फिर आ जाओ मेरे साथ सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आप फर्स्ट वाला देखिएगा, फर्स्ट वाले का आंसर मैं आपको बताती हूँ, ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये सेट्स को समझना पड़ेगा, है ना। तो क्या मतलब आप कहो तो मैं इसको लिख लूँ, वैसे तो हम इसमें देख के भी आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, पर इसको लिख ले तो ज्यादा बेटर होगा, है ना। लिख ले, चलिए लिख ही लेते हैं, है ना, थोड़ी मेहनत कर लेते हैं भाई, मेहनत तो करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स जो हमारा सेट ए है, इसके अंदर के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ए बी सी डी, और ये हो गया आपका ई। ठीक है, सेट ए, राइट। सेट बी के अंदर के एलिमेंट्स जरा आप देख लो, सी डी ई एफ। ठीक है भाई। सेट सी के अंदर के एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आ जाएंगे बी एंड डी, उसके बाद फिर सेट डी के अंदर के एलिमेंट्स हो जाएंगे ए और ई। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हो गए। अब जो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, जरा हम इसकी बात करेंगे। यहाँ पे क्या दिया है कि सी इज द सबसेट ऑफ बी। बताओ अब ये सही है कि गलत है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो भाई कैसे करोगे, whether it is true और false। तो स्टूडेंट्स आपको देखना पड़ेगा कि सेट सी अगर बी का सबसेट है ना, तो सेट सी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी में प्रेजेंट होने चाहिए, तो वो हम चेक करेंगे। सेट सी में देखिएगा कौन कौन से एलिमेंट्स हैं भाई, बी और डी है ना बच्चों, कौन कौन से एलिमेंट्स है, बी और डी। अब हम जाएंगे सेट बी के पास और चेक करेंगे कि भाई तेरे अंदर बी और डी है कि नहीं। तो भाई यहाँ पे हम लोग आए चेक करने के लिए, और हमने क्या पाया, ओ इट्स शॉकिंग, हमने यहाँ पे ये पाया कि भाई देखो इसमें डी तो है लेकिन बी का तो नामो निशान ही नहीं है। बस यहाँ पे सी डी ई एफ है, यानी कि बी तो नहीं है ना। बस क्या है भाई, बस ये डी इसके अंदर प्रेजेंट है लेकिन बी तो है ही नहीं, बी इज नॉट देयर। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। भाई ये गलत बात बोल रहा है कि जो सी है ना वो बी का सबसेट कतई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बी जो है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है। B belongs to set C but B does not belongs to set B, so therefore this statement is false। ठीक है, अगर आपसे रीजन बच्चों पूछा जाता है तो जो मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया ना, जैसे मुंह से बोल के जो बताया, आप उसको क्या कर सकते हो, मतलब रीजन में लिख सकते हो। अगर ऐसे क्वेश्चन में आए कि जस्टिफाई और आंसर, ठीक है, प्रूफ करो, तो वो आपको लिख के बताना पड़ेगा, अदरवाइज बस आप ये ट्रू एंड फॉल्स लिखोगे, दैट इज इनफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे सेकेंड वाले सब क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई कि A इज द सबसेट ऑफ D। अब फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आ जाओ, इन्होंने कहा कि जो A है ना, A वो D का सबसेट है। अब ये कैसे बोल रहे हैं कि ये इसका सबसेट है, ऐसे कैसे हो सकता है। देखो सेट A के अंदर इतने सारे एलिमेंट्स है, सेट D के अंदर तो बस 2 ही एलिमेंट्स है, ये क्या इसका सबसेट हो सकता है, नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि देखिएगा यहाँ पर B और D, मतलब इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, देखिए A B C D E, है ना, इसमें कितने सारे एलिमेंट्स है, इतने 5 एलिमेंट्स है। यहाँ पे तो 2 ही है, बस A और E, देखो A और E ही रिप्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है ना, B C D तो है ही नहीं। अब जब नहीं है तो क्या करोगे, आप लिखोगे बच्चों यहाँ पे फॉल्स की, ये भी गलत बोल रहा है ना, गलत बात, सारे के सारे लोग गलत बात ही बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई तो सही बोलेगा ही, है ना, हमें रेगुलरली चेक करते रहना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे D इज अ सबसेट ऑफ B। अब इन्होंने ऐसे बोल दिया, चलो भैया देख लेते हैं कि भाई इनकी प्रॉब्लम क्या है, जरा इनके प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या कह रही है कि D इज द सबसेट ऑफ B, जो D है ना वो B का सबसेट है। अच्छा ऐसी बात है, आओ चेक कर लेते हैं। तो D के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, A और B। क्या B के अंदर ये सारे, मतलब A और E, क्या B के अंदर भी ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, लेट्स चेक। भाई E तो हमें दिखाई दे रहा है ना बच्चों, E तो है, लेकिन A का क्या करोगे, A भी तो चाहिए होगा, A तो इसमें है ही नहीं। अगेन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। भाई ये बात भी गलत, देख रहे हो सबके सब गलत बात ही बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, आ जाओ फिर हम मेहनत करेंगे, फिर कोशिश करेंगे, कोई तो सही बोलेगा। तो अब उसके बाद ऑप्शन नहीं,
क्वेश्चन नंबर 4, डी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। आ जाओ चेक कर लेते हैं, डी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। अब बताओ सही अथवा गलत, है ना। आइए, डी जो है वो ए का सबसेट है, क्या ऐसा हो सकता है? इसके अंदर के एलिमेंट्स क्या हैं? ए और ई। तो क्या हम जाएंगे देखेंगे ए के अंदर ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं क्या? ए और ई बच्चों यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी ये बात तो एकदम इन्होंने सही बोली है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना। व्हाई? बिकॉज ऑल एलिमेंट्स, मतलब जो एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है इन सेट डी, है ना, that elements present in set A also. So therefore this statement is true. Okay, now the next one is question number 5th. Okay, इसमें दिया गया है कि B is the subset of A। फिर से चेक करना पड़ेगा प्रभु, है ना। तो आ जाओ बच्चों चेक कर लेते हैं। देखिएगा B is the subset of A, मतलब बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सी डी ई एफ। तो हम चेक करेंगे ए में ये है क्या? सी डी ई तो है, लेकिन एफ तो है ही नहीं, इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे भाई? फॉल्स लिख दोगे। अब चलो लास्ट वन हम लोग देख लेते हैं, आई थिंक ये लास्ट वन है ना, 6th वन। ओके, सी इज द सबसेट ऑफ ए। चलिए बच्चे चेक करते हैं, क्या आप इसका आंसर मुझे बताओगे? ये सही होगा कि गलत? ये आपके लिए दे दूं? चलो ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। वैसे तो मैं देखो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, सी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना बच्चों, अगर वो ए में प्रेजेंट रहेंगे तो फिर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, और अगर नहीं रहेंगे तो आप क्या बोलोगे कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। पहले सी को देखिएगा, सी में जो प्रेजेंट है वो ए में है क्या? है तो बोलने का ट्रू, नहीं है तो क्या बोलने का फॉल्स। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ, एंड प्लीज मुझे आंसर जरूर आप बताइएगा, क्योंकि देखो प्रयास दोनों तरफ से होना चाहिए, है ना। अगर मतलब जैसे मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो आपका भी रिस्पॉन्स इक्वली आना चाहिए, है ना। तभी तो 2 वे कम्युनिकेशन कभी भी होता है, 1 वे कम्युनिकेशन नहीं होता है ना, कि हम कुछ बोले सामने वाले ने कुछ बोला, तब जाके हमारी बातचीत जो है वो आगे बढ़ती है। तो बातचीत को आगे बढ़ाना है तो भाई इसका आंसर मुझे आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो दिस इज फॉर यू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर 2? आ जाओ भाई देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है कि टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 ओके एज यूनिवर्सल सेट एंड शो सेट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें पहले यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लेना है, और यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? तो देखो यहाँ पे लिखा है ना कि नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट, यानी यूनिवर्सल सेट हमें उस सेट को कंसिडर करना है जिसमें नेचुरल नंबर्स होंगे, और कहाँ से कहाँ तक होंगे भाई? 1 से लेकर के 20 तक होंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे ये सेट एक्स और सेट वाई को क्या करना है, मतलब वेन डायग्राम की मदद से ये तीनों ही सेट्स को प्रेजेंट करना है। यूनिवर्सल सेट भी लेना है, एक्स और वाई भी लेना है, एंड हमें वेन डायग्राम बनाना है इनको लेकर के। ठीक है, तो क्या हम बना सकते हैं? जी हाँ प्यारे बच्चों, हम बिल्कुल बना सकते हैं, बस आप ध्यान से देखते रहना कि हम ये चीजें करेंगे कैसे। ठीक है, चलिए तो पहले यूनिवर्सल सेट की बात कर लेते हैं भाई। यूनिवर्सल सेट यहाँ पे देखिए, यूनिवर्सल सेट हमारा क्या होने वाला है? नेचुरल नंबर का सेट होगा। कहां से कहां तक? फ्रॉम 1 to 20। तो 1 से लेकर के 20 तक के ना यहाँ पे नंबर्स लिख दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 10 11 12 13, और बताओ भाई यहाँ पे आ जाएगा 14 15 16 17 18 19, और ये आ गया आपका 20। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद ये जो सेट एक्स है ना दोस्तों, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं अभी सेट एक्स को। तो सेट एक्स को देखो रोस्टर फॉर्म में दिया गया है ना, मतलब रूल मेथड में दिया है, हमें इसे लिस्टिंग मेथड में लिखना पड़ेगा, तभी तो हम समझ पाएंगे कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे हैं। तो भाई देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों कि x इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि जो x है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, एंड x लाई बिटवीन 7 and 15, यानी कि बच्चे जो x है ना वो 7 से ग्रेटर है एंड 15 से क्या है, छोटा है, मोर देन 7 बट लेस देन 15। ओके, तो चलिए लिखते हैं ग्रेटर देन 7 यानी कि 8 आएगा, 9 10 11 12, यहाँ पे आ जाएगा आपका 12, देन 13 एंड 14। 15 को हम नहीं लिखेंगे, वाई? बिकॉज यहाँ पे दिया है ना कि लेस देन 15, 15 से कम बोला है, तो हमें 15 तक नहीं जाना। अगर मान लो यहाँ पे ऐसे इक्वल का साइन होता तो फिर हम 15 तक जाते, बट अब भी 15 तक हम लोगों को जाना है। क्या आंसर होगा? नो, नहीं जाना है। ठीक है, चलिए अब y की बात कर लेते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए y की बात कर लेते हैं, तो y में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे चेक करो जरा। तो y इज अ सेट ऑफ ऑल y सच दैट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y इज अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, यानी कि y क्या है?
वो एक प्राइम नंबर है 1 से लेकर के 20 तक। तो भाई प्राइम नंबर क्या होता है, ये मैंने एकदम स्टार्टिंग में ही बच्चों आपको एक्सप्लेन कर दिया था। प्राइम नंबर मीन्स दैट नंबर विच हैज कितने फैक्टर्स होते हैं उसके, ओनली 2 फैक्टर्स आर देयर, ठीक है। चलिए तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2, है ना, यू नो वेरी वेल, ठीक है। 2 3 5 7 9 होता है क्या, नो। 11 13 15 नहीं, 17 yes, then 19, okay, so these all are प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, ओके, क्लियर हुआ। तो हमने यहाँ पे तीनों ही सेट्स को लिख दिया है बच्चे, ये है आपका यूनिवर्सल सेट, दिस इज योर सेट x एंड दिस इज योर सेट y। नाउ रिप्रेजेंट, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय द वेन डायग्राम। तो हाउ टू रिप्रेजेंट इट, देखिएगा, अब वेन डायग्राम यहाँ पे लिख भी देते हैं। वेन डायग्राम, भाई वेन डायग्राम बनाना कैसे है, तो बच्चों एक बात आप ध्यान रखना कि जो आपका यूनिवर्सल सेट होता है ना, किसकी बात करी मैंने, यूनिवर्सल सेट की, वो हमेशा ये क्वाड्रिलेटरल से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी एक हम लोग रेक्टेंगल बना लेंगे, मतलब इसी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सेट तो ऐसे रहेगा। अच्छा एक मिनट, एक और बात मुझे बताना था भाई, इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारा वेन डायग्राम बनेगा ना प्यारे बच्चों, वो कैसा बनेगा, पहले तो इसको रफली इमेजिन करो, है ना। तो एक बात तो हमको मालूम है कि टीचर यूनिवर्सल सेट तो ऐसे बनेगा, है ना, आपने बताया था, कब बताया था कभी नहीं, है ना। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, एंड यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड बाय द यू, ठीक है, इसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दोनों सेट्स को देखिएगा भाई, तो यूनिवर्सल सेट में तो हम देख रहे हैं कि 1 से लेकर के 20 तक के नंबर्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं, हम ना x और y में देखेंगे कि क्या कुछ कॉमन है, हम क्या चेक करेंगे, क्या कुछ इसमें कॉमन है। तो चलो कॉमन नंबर्स को यहाँ पे हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा, यहाँ पे मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं, है ना, आपको दिख रहा है कॉमन कुछ, 2 2 9, ये देखो 11 बच्चों यहाँ पे कॉमन दिख रहा है ना, 11 11 13 13, यानी कि 2 नंबर्स जो है, 2 नंबर बच्चों क्या है यहाँ पर कॉमन है, ठीक है, जो कि सेट x में भी आएगा और सेट y में भी आएगा। यानी कि जो हमारा वेन डायग्राम है ना बच्चों, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो ये मान लो हमारा सेट x हो गया और ये हो जाएगा सेट y, और क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो कॉमन है, तो इसीलिए हमें ऐसे क्रॉस करते हुए डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों कॉमन पोर्शन भी तो हमें लेना पड़ेगा। तो कॉमन पोर्शन ये वाला हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसे ऐसे बना दे तो हो जाएगा, तो फिर कॉमन वाले को कहाँ पे दिखाओगे, है ना। ये जो 11 और 13 है, इसमें डालोगे कि इसमें डालोगे, क्योंकि वो तो दोनों में है, और जब दोनों में है तो इस तरीके से ना हम लोगों को क्या करना होता है, डायग्राम बनाना होता है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, जो हमारा सर्कल बनेगा ना बच्चों, वो कुछ ऐसे बनेगा। ये पहला सर्कल, थोड़ा और इसको बड़ा कर दे, ओके, एंड ये हो गया हमारा दूसरा सर्कल। समझ में आया अच्छे से क्या था इसमें, ठीक है। इसको ऐसे रखते, इसको यहाँ पर ऐसे, ठीक। अब आप कहो तो इसको मिटाते हुए चलो, चलिए भाई मिटा देते हैं हम। अब क्या करना होगा, अब इनके नाम भी लिख लेते हैं। तो ये तो खैर हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा बच्चे, यूनिवर्सल सेट, ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, ये होगा सेट x और ये हो जाएगा सेट y। अब बारी आती है इनके अंदर के एलिमेंट्स को लिखने की। तो चलिए एलिमेंट्स को हम लोग लिख लेते हैं। पहले जो कॉमन एलिमेंट्स है ना उनको लिख लेते हैं। 11 एंड 13, तो भाई इसमें आ जाएगा 11 और दूसरा यहाँ पे एलिमेंट आ जाएगा 13, ठीक है। तो 11 और 13 का तो काम तमाम हो चुका है। बाकी सेट x के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 8 9 10। तो यहाँ पे लिखा 8 9, कहीं पे भी लिखते हुए चलो 10, ठीक है। आप कहोगे 11 भी तो आया, ऑलरेडी 11 लिखा हुआ है, तो 11 को मत लिखना, 12 लिख लो, 13 ऑलरेडी लिखा है, फिर उसके बाद यहाँ पे 14 लिख लेना। तो सेट x के सारे एलिमेंट्स हो चुके हैं, काउंट कर लो, 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अब y की बात कर लेते हैं, है ना। तो 2 आएगा, ओके, 3 आएगा, आने दो, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 13 ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर उसके बाद 17, और यहाँ कहीं पर लिख देना बच्चों 19, कहीं पर इसी में लिख देना जगह बना करके, है ना। एक मिनट, ये 17 और इधर पे मैं लिख देती हूँ 19, ठीक है, चलेगा ना। हाँ, थोड़ा सा गोला बड़ा बनाते तो और थोड़ा दूर दूर पे लिख पाते, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो हमने सारे एलिमेंट्स को लिख दिया, बराबर। अच्छा, अब ये देखो और भी एलिमेंट्स यहाँ पे बचे हुए हैं जो कि यूनिवर्सल सेट में है, तो उन्हें भी हमें क्या करना होगा, लिखना होगा, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स आप यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हो उनको छोड़ करके सारे एलिमेंट्स को लिख लेना। तो भाई देखो 1 हमने किधर भी नहीं लिखा है, तो 1 यहाँ पे लिख लेना। बच्चों 2 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, 3 भी लिख चुके हैं, है ना।
2 एंड 3 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। 4 की बात करेंगे, 4 कहीं पे नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा। 5 हो चुका है। 6 हमने किधर पे भी नहीं लिखा है तो 6 को लिख लो। 7 7 7 7 7 इधर पे हो चुका है ना, तो अभी 8 को लिख लेना। बच्चों 9 आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है? हाँ टीचर, एक मिनट। 8 तो 8 भी तो लिख चुके हैं, 8 भी तो हो चुका है ना, 8 ये देखो हो चुका है। 9 भी हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद 10 भी हम लिख चुके हैं, 11 12 13 14 यहाँ तक तो हो ही चुका है ना, 14 तक हो चुका है। क्या हमने 15 लिखा है? जी नहीं भाई, 15 लिख लेते हैं। 16 लिखा है क्या? नो नो, 16 भी नहीं लिखा है। 17, जी हाँ 17 लिख चुके हैं। 18 को लिखा है? नहीं लिखा है, तो 18 को लिख लीजिएगा। बाकी 19 को भी हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है, तो 20 को हम क्या कर लेंगे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे लिख लेंगे एंड आपका फिगर इस तरीके से बन करके कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या किया, वेन डायग्राम की मदद से ये जो सेट था इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब ये सही है कि गलत, हम यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स है ना, वो कुल मिला करके उतने यहाँ पर होने चाहिए। तो चलो काउंटिंग करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो चुका है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो चुका है बच्चे कंप्लीट। अच्छे से इसको देखो और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और देखो बच्चों, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फॉर नोट्स, यानी कि जो भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रही हूँ, जो भी चैप्टर्स यहाँ पे करवा रही हूँ, उसकी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में एज वेल एज हमारे एप्लीकेशन में भी। तो भाई एप्लीकेशन जरूर जुड़ जाइएगा। अब कई सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है, टीचर एप्लीकेशन में जो नोट्स मिलते हैं क्या वो फ्री होते हैं? हाँ जी बच्चों, जो आपको टेलीग्राम में नोट्स मिलते हैं ना, वही सेम यहाँ पे भी मिलते हैं। तो वो अगर इधर पे फ्री है तो इधर पे भी तो फ्री रहेगा ना, है ना। तो ज्यादा टेंशन मत लो। प्रैक्टिस सेट 1.3 हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आर यू रेडी? ओके चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 में सेट यू दिया है, यानी कि यूनिवर्सल सेट दिया है, सेट पी दिया है। तो भाई हमें क्या करना है, इसमें 2 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये आपका फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका सेकंड वाला सब क्वेश्चन है। तो चलो हम फर्स्ट वाला पहले करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सल सेट को पहले हमें लिख लेना चाहिए, तो बच्चों लिख ही लो, है ना। 1 2 3 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। फिर सेट पी लिख लो, 1 3 7 10, ठीक। अब जो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, वो हमसे क्या बोल रहा है बच्चों, देखिएगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि शो करो, क्या करना है, शो करना है सेट यू, सेट पी एंड पी डैश बाय वेन डायग्राम। यानी कि बच्चों हमें वेन डायग्राम की मदद से सेट यू पी एंड उसका जो कॉम्प्लीमेंट है ना, उसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे करेंगे? देखो भाई बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सी बात है। इसी को आप नंबर 1 डाल ही दो, है ना, इसी में डाल दो। तो देखिएगा ये सेट यू है और ये आपका सेट पी है। तो पहले आप पी कॉम्प्लीमेंट का पता लगा लो कि पी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी कि पी डैश क्या होगा। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेट यू में जाना पड़ेगा, है ना, यूनिवर्सल सेट में। और इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स को लिख लो। तो 1 यहाँ पे ऑलरेडी है ना, है। 2 है क्या? नहीं, तो 2 को लिख लीजिएगा। 3 ऑलरेडी है, 7 भी है। 8 नहीं है बच्चे, लिख लीजिएगा। 9 नहीं है, लिख लेना। 10 तो ऑलरेडी है। 11 एंड 12, तो ये आपका क्या हो गया, पी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब बस हमें क्या करना है, इसको वेन डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चे कैसे करोगे, आ जाओ बता देती हूँ। देखिएगा यहाँ पे हम बना देंगे यूनिवर्सल सेट, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद सेट पी बना देंगे। तो सेट पी को ना हम एक सर्कल की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सेट पी हो जाएगा। क्या होगा ये आपका सेट पी होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा सेट पी। और बच्चों पी डैश क्या होगा, तो ये जो बाहर वाला आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ना, दिस विल बी योर पी डैश, ठीक है। क्लियर हुआ? क्या रहेगा स्टूडेंट्स, ये पी डैश रहेगा, ठीक है। तो अब सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखते हुए चलो बताओ सेट पी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 3 7 10। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1 3 7 और यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। और बाकी जो सारे एलिमेंट्स बच रहे हैं 2 8 9 11 12, ये सब कहाँ पे जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 8 9 11 और फिर यहाँ पे 12, और ये मिला करके पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। देखो यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं, एक बार चेक कर लो। 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 7 8 9 7 8 9
10 11 12 10 11 12, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, हमारा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ना बच्चों, इसको कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड वाले सब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। सेकंड वाला क्वेश्चन हमको क्या बोलता है, आ जाओ देखें। तो सेकंड वाला क्वेश्चन हमसे ये बोलता है कि वेरीफाई करो। क्या वेरीफाई करना है स्टूडेंट्स हम लोगों को, कि पी डैश का पी, मतलब ये जो पी है ना, इस डैश का डैश किसके इक्वल होगा, इस डैश का डैश किसके इक्वल हो जाएगा, पी के इक्वल हो जाएगा। तो इसे हमें ना क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो भाई कैसे करोगे वेरीफाई, क्या कुछ तरीका है? हाँ जी भाई, तरीका तो है हमारे पास। तो बच्चों आपको क्या करना है, देखो बहुत सिंपल सी बात है। पहले ना यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को लिख लो। यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 7 8, 1 2 3 7 और ये 8, ठीक है। 1 2 3 7 8 9 10 11 12, चलिए 9 10 11 और ये आ गया 12, ठीक है। मतलब देखो हमें ये क्या करना है, वेरीफाई करना है ना, समझ रहे हो। वेरीफाई करने का मतलब ये ऑलरेडी ट्रू है, बस इसको प्रूफ करके बता दो कि ये ट्रू है। तो कैसे है, यानी कि दिस इज इक्वल टू हाउ, कैसे ये इक्वल है, तो हम बता देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखो बच्चों करना क्या है आप लोगों को, यूनिवर्सल सेट आपने लिख लिया, बहुत अच्छे। अब ये जो सेट पी है ना, इसे भी पहले तो लिख लो, ठीक है। सेट पी को भी क्या कर लो प्यारे बच्चों, लिख लो। तो बताओ सेट पी में कौन कौन से एलिमेंट्स दिए गए, 1 3 7 10। तो हमने यहाँ पे 1 3 7 और ये 10 को क्या कर लिया है, यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। फिर पी डैश बता दो बच्चे, पी डैश में क्या आएगा, 2 आएगा। फिर उसके बाद 8 आएगा, 9 11 और ये 12, ठीक है। मतलब पी डैश तो यही होगा, देखो 2 8 9 11 12, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ले लीजिएगा। पहले बच्चों हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है कि पी डैश का भी डैश करना है। तो पहले हम देखिए पी डैश और इसका भी क्या करना है प्यारे बच्चों, डैश करना है। समझ रहे हो मेरी बातों को, क्या कहा मैंने, देखो देखो फिर से बता रही हूँ, सब कुछ ऑलरेडी आप पहले फाइंड आउट कर चुके हो, ठीक है। तो अब पी डैश का भी डैश करना है, यानी उसका भी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी, देन इसका भी कॉम्प्लीमेंट करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो अगेन देखिएगा जो आपका सेट मतलब पी का जो कॉम्प्लीमेंट है, इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं, है ना। तो अब हम जाएंगे डायरेक्टली यूनिवर्सल सेट में और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं इन सबको कट करके जो एलिमेंट्स बचेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए 2 8 9 10 9 11 12, तो 2 8 9 11 12 इनको छोड़ करके सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो बताओ फिर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1 3 फिर 7 एंड देन प्यारे बच्चों यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट साइड था, है ना, लेफ्ट हैंड साइड था। फिर आपका राइट हैंड साइड क्या है भाई, राइट हैंड साइड तो हमारा सेट पी है, और सेट पी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, 1 3 7 और ये 10, है ना, ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो, बराबर। तो अब दोनों को आप चेक कर लीजिएगा, पी का डैश और ये सेट पी, क्या ये दोनों इक्वल आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब इसमें जितने एलिमेंट्स है वही इसमें एलिमेंट्स है ना, क्लियर हो रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे कि सिंस हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने ये देखा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, वेट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, हेंस हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, पी डैश का भी डैश इज इक्वल टू पी, हेंस वेरीफाइड। बच्चे वेरीफाई करना था ना, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको वेरीफाई कर लिया, तो टेंशन लेने का नहीं, खत्म हो गई कहानी, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हो चुका है पूरा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए भाई अभी बात कर लेते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया जा रहा है कि ये आपके पास सेट ए है, देन राइट एनी 3 सबसेट ऑफ ए। तो हमें क्या करना है भाई, देखो सबसेट का मतलब वो उसी सेट से पैदा होना चाहिए, यानी कि वहीं से उसका जन्म होना चाहिए, है ना। तो क्या करना है आपको, देखो बहुत सिंपल सी बात है ना, मैं इसका बता देती हूँ आपको, एकदम इजी पीजी है ये। सेट ए दिया है जिसके अंदर के एलिमेंट्स क्या है, 1 3 2 एंड 7, यही है, हाँ जी बच्चों यही है। अब इसके सबसेट्स हमको बताने हैं, और 3 ही सबसेट बताने हैं, ओनली 3 सबसेट हम लोगों को बताना है। आप उससे अधिक भी अगर पूछा जाए तो बता सकते हो, लेकिन अभी 3 ही बताना है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि 3 सबसेट ऑफ सेट ए, है ना। सेट ए के 3 सबसेट्स कौन कौन से हो जाएंगे भाई, तो पहला यहाँ पर मान लीजिए मैंने सेट बी मान लिया, ठीक है।
तो देखो हमें ऐसा सेट मतलब इसके अंदर वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट होने मतलब चाहिए, होने ही चाहिए, तभी तो वो उसका सबसेट कहलाएगा। तो हम एक काम करते हैं 1 3 एंड 2 को ले लेते हैं, या फिर 1 3 ले लोगे फिर भी चलेगा, चलो 1 3 एंड 2 ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स 1 3 2 इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, यानी कि बी हो जाएगा सबसेट किसका, सेट ए का। अभी दूसरा सबसेट बता दो भाई, दूसरा सबसेट स्टूडेंट्स बता दीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 और 7 ले लिया, तो 2 और 7 इसके अंदर प्रेजेंट है, प्लस एक्स्ट्रा एलिमेंट भी इसके अंदर प्रेजेंट है। इट मीन्स व्हाट इज दिस, दिस इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। फिर एक और यहाँ पे एग्जांपल बोला गया था ना कि 3 बताओ, तो एक हमने बता दिया, दूसरा बता दिया। अब बच्चों तीसरे की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सेट सी मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया, और इसके अंदर कौन सा एलिमेंट लिखा है, बस ये 3 को लिखा है। तो आप देख सकते हैं ये जो 3 है ना, 3 वो जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, सेट डी इज द सबसेट ऑफ सेट ए हो जाएगा। वाई, बिकॉज यहाँ पे जो 3 है ना, इट इज मतलब ये इसके अंदर प्रेजेंट है। समझ में आया? ओके, तो 3 ही एग्जांपल्स हमको बताने थे, तो हमने यहाँ पे 3 सबसेट बता दिए हैं। बाकी आप इससे एक्स्ट्रा भी बता सकते हो, जैसे एक और सबसेट हमारा ऐसे बन सकता है 3 2 7 का, है ना। या फिर बच्चों ये जो आपका नल सेट हो मतलब नल सेट है ना, ये भी सेट ए का क्या बन सकता है, सबसेट बन सकता है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि ये जो आपका एम्प्टी सेट होता है ये सबसेट होता है हर एक सेट का। जितने भी सेट होते हैं ना दुनिया में, सबका सबसेट होता है ये एम्प्टी सेट। तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इट इज वेरी इजी। ठीक है, अच्छा चलो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ ना काम देती हूँ स्टूडेंट्स फॉर यू। ठीक है, कहते हैं ना DIY, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, अगर आपको ये सबसेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया है ना बच्चे, तो क्या करना है, सुनो ध्यान से। यहाँ पर ये जो सेट ए दिया गया है, इसके और भी सबसेट्स आपको बताने, मैंने 3 तो बता दिए हैं, अब और भी सबसेट्स, पॉसिबल सबसेट जो रहेंगे, जो आप फॉर्म कर सकते हो, वो आप मुझे कहाँ पे कमेंट करके बताना। जाओ फटाफट से कमेंट करो, है ना। चलिए अब भाई हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, पढ़िएगा ध्यान से, कि राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स, यानी कि यहाँ पर कुछ सेट्स दिए गए हैं, तो अब इनके बीच का जो सबसेट रिलेशन है ना स्टूडेंट्स, क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे सबसेट रिलेशन बताना है। अच्छा टीचर ये सबसेट का रिलेशन क्या होता है, अरे ये जो पढ़ा था यहाँ पे सबसेट वही तो होता है। ठीक है, अब अच्छा इसमें कैसे बताएंगे, टेंशन लेने का नहीं है ना, मैं हूं ना। चलो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन भी, यहाँ पे लिख देना पहली बात तो सॉल्यूशन, बस। अब एकदम पेन ऑन पकड़ लो अपने हाथों में, है ना, दिमाग चलाने के लिए एकदम तैयार हो जाओ। अच्छा बच्चों यहाँ पे क्या दिया है पहले मैं आपको बताती, देखिएगा। P इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे, यानी कि P ऐसे रेसिडेंट का सेट है ना, जो कहाँ पे रहते हैं भाई, जो पुणे में रहते हैं। अच्छा मुझे बताओ पुणे कहाँ पे आता है, ये तो बच्चे को पता होगा, टीचर पुणे ना महाराष्ट्र में आता है। हाँ जी बिल्कुल सही कहा, पुणे कहाँ पे आता है, महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, M किसका सबसेट है, तो वो रेसिडेंट जो कि MP यानी कि मध्य प्रदेश में रहते हैं, है ना। कहाँ पे रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, बराबर। मध्य प्रदेश सबको पता है, मध्य में आता है ना। फिर उसके बाद I किसका सबसेट है, तो सबसेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंदौर, है ना, जो कहाँ पे रहते हैं भाई, इंदौर में रहते हैं। अच्छा इंदौर कहाँ पे आता है, कौन से स्टेट में आता है जरा बताना। जैसे पुणे महाराष्ट्र स्टेट में आ रहा था, वैसे ही इंदौर कहाँ पे आता है स्टूडेंट्स, तो इंदौर तो बहुत फेमस है, सबको मालूम होगा, कहाँ पे, हाँ जी MP में आता है। MP आपका एक स्टेट है बच्चे, MP एक स्टेट है, और उसके अंदर क्या आता है, ये इंदौर आता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो ना। इंडिया तो किसको नहीं पता, B से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को, ठीक है। एंड H से हम किसको प्रेजेंट कर रहे हैं भाई, महाराष्ट्र को प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। H इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन महाराष्ट्र, तो इनके बीच का जो सबसेट का रिलेशन है वो हमको बताना है। ठीक है बच्चे, तो चलो शुरुआत करेंगे यहाँ से। देखिएगा P किसका, मतलब P जो है ये पुणे में जो लोग रहते हैं उनका मतलब उनका ये पूरा एक सेट है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है सेट P। अब ये किसका किसका सबसेट हो सकता है, उस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए ये आपका पूरा क्या है बच्चों, महाराष्ट्र है। अब महाराष्ट्र के अंदर पुणे आता है ना, महाराष्ट्र के बाहर किधर जाओगे, महाराष्ट्र के अंदर क्या आता है भाई, पुणे आता है ना। महाराष्ट्र के अंदर क्या आता है बच्चे, पुणे आता है। यानी यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि ये जो पुणे का सेट होगा ना, ये क्या होगा, ये सबसेट होगा किसका, महाराष्ट्र का, क्योंकि बड़ा इसमें कौन है, इसमें बड़ा है महाराष्ट्र का सेट। ठीक है, तो महाराष्ट्र सेट किधर है, देखो इसको हम लोग H से दिखा रहे हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे कि P इज द सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, है ना। P इज द सबसेट ऑफ सेट H। ठीक है, H क्योंकि H से हम महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है टीचर, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन और ये किसी का सबसेट हो सकता है क्या, तो मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो ध्यान से।
जैसे इंडिया की बात कर लेंगे, अब इंडिया के अंदर ये मध्य प्रदेश भी आता है, महाराष्ट्र भी आता है ना। देखो समझना ध्यान से, मुझे ना मैप लाना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। मान लो ये हमारा इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया में ही बच्चों ये आपका मान लो एमपी है, और इधर पे कहीं पे मान लीजिए आपका क्या है, महाराष्ट्र है। व्हाट इज दिस, महाराष्ट्र, ठीक है। तो इंडिया में ही महाराष्ट्र आ रहा है, एज वेल एज एमपी भी इंडिया में ही आ रहा है ना। तो बच्चों मुझे एक बात बताना, अगर महाराष्ट्र के अंदर क्या आता है, पुणे आता है, पुणे, ठीक है। तो वो तो हमने यहाँ पे लिख दिया, बट ये पुणे जो है, ये पुणे अल्टीमेटली इंडिया के अंदर भी तो आता ही है ना। महाराष्ट्र के अंदर आया मतलब वो इंडिया में आया, यानी हम क्या बोलेंगे कि P इज द सबसेट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का सेट का हम लोग उसको बी से दिखा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे बी लिख दिया, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो तो इसकी कहानी तो खत्म हो गई, इसके साथ हमने जो करना था वो हमने कर लिया। अब एम की बात करेंगे। एम इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन मध्य प्रदेश, ठीक है। अब ये एमपी वाले लोगों का बच्चों क्या आ रहा है, यहाँ पे सेट आ रहा है। तो ये जो एमपी है ना, एम, ये किसका सबसेट हो सकता है भाई, सीधा सीधा दिख रहा है, ये इंडिया का सबसेट हो सकता है, ठीक है। इंडिया को हम लोग बी से दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे बी लिखना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, बी, क्योंकि एमपी कहाँ पर आता है भाई, इंडिया में ही आता है। अच्छा, और ये किसी का सबसेट हो सकता है क्या, ये इंदौर का सबसेट हो सकता है, आंसर होगा नो। क्योंकि बच्चों देखो, ये आपका मान लीजिए ये आपका एमपी है, अब एमपी के अंदर क्या आता है भाई, इंदौर आता है, यानी इंदौर छोटा एमपी बड़ा। तो कैसे आप एमपी को सबसेट बोलोगे, इसका नहीं बोल सकते। आप ऐसा बोल सकते हो कि इंदौर इज द सबसेट ऑफ एमपी, लेकिन एमपी इज द सबसेट ऑफ इंदौर कतई नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट, आई इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंदौर। अब इंदौर की बात कर लेते हैं, तो इंदौर किसका सबसेट हो जाएगा स्टूडेंट्स, इंदौर तो हमारा एक एमपी का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि एमपी के अंदर ही इंदौर आता है, एज वेल एज इंदौर बच्चों, इंदौर वाला सेट जो है ये हमारे इंडिया का भी सबसेट हो जाएगा। इंडिया को हम लोग बी से दिखा रहे हैं, क्योंकि देखो अगर ये एमपी में आता है, अल्टीमेटली वो इंडिया में तो आता ही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर चलिए ये हो गया। अच्छा, बी की बात कर लेते हैं, तो ये अपने आप में खुद ही बड़ा, ये किसका सबसेट होगा, ये खुद का सबसेट हो सकता है। अब जरूर इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि बी इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी बी, ठीक है। आप ऐसे जरूर लिख सकते हो, लेकिन और इनमें से ये किसी का भी सबसेट नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो, वैसे इसको लिखना इतना जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने वो प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि कोई भी सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है, तो वो हमने यहाँ पे उस प्रॉपर्टी का दिमाग लगाया, और मतलब उस प्रॉपर्टी के ऊपर दिमाग लगाया और ये हमने लिखा, ठीक है। अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र यानी कि एच, एच किसका सबसेट हो जाएगा भाई, एच हमारा सबसेट होगा किसका, भारत, इंडिया का, है ना। भारत, मेरा भारत महान, बस इतना ही होगा, ठीक है। बाकी और कुछ आपको लगता है तो बता दीजिएगा मुझे, है ना। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सब क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड नाउ, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे दूसरे सब क्वेश्चन की। इसमें क्या बताया जा रहा है कि विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर अबव सेट, यानी कि यहाँ पे हमने ये जितने भी सेट्स देखे, राइट, इनमें से ना कौन सा ऐसे सेट है जो क्या हो सकता है, यूनिवर्सल सेट हो सकता है फॉर द अबव सेट। मतलब इसमें जितने भी सेट्स हैं, इसमें सबसे बड़ा सेट कौन सा होगा, सबसे बड़ा कौन, इंडिया वाला सेट, है ना। तो इंडिया वाला सेट क्या होगा बच्चों, सबसे बड़ा होगा, राइट। तो वही हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। तो इसका आंसर आप लोग कैसे लिखोगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि सेट ऑफ, कैसे लिखोगे, देखो, सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंडिया। अरे ये क्या हो रहा है भाई, ऐसे लिख देते ना कि सेट बी कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर अबव सेट्स, ऐसे लिख देते हैं, है ना। सेट बी मतलब वही रेसिडेंस इन इंडिया वाला, ठीक है। सेट बी कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर अबव सेट्स, राइट। तो ये आपका आंसर है, देख लीजिए, इसको मैं इधर ही लिख देती हूँ, ठीक, समझ में आ गया। तो बस बच्चों ये था आपका आंसर फर्स्ट सब क्वेश्चन। सेकंड को भी इधर ही बुला लेते हैं। ये इतने से जगह में कर क्या रहा है, इसको लेके चलो इस साइड, कहां पर, यहां पर आ गया, ठीक है। चलिए तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने यहाँ पे कर लिया है पूरा।
अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और ये आपका प्रैक्टिस सेट हो जाएगा खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया जा रहा है कि विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो। यानी कि बच्चों यहाँ पे कुछ सेट्स दिए गए हैं, तो उन सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है वो आपको बताना है। ठीक है, देखो लिखा भी है ना कि विच सेट ऑफ नंबर्स, जैसे हमने यहाँ पे नंबर्स के अलग अलग मतलब नंबर्स का जो सेट होता है, जैसे नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर्स का, इंटीजर्स का, है ना, तो उनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट हो सकता है फॉर दीज सेट्स। ठीक है, तो क्या करना होगा, पहले इन्हें हमें रूल मेथड नहीं लिस्टिंग मेथड में अच्छे से लिखना पड़ेगा, तभी हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसमें कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, चलो रेडी। तो इसके लिए क्या करना है भाई, यहाँ पे लिख देना फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉल्यूशन, एंड देन फर्स्ट वाला नंबर डालना, और उसके बाद सारे सेट्स को ना लिस्टिंग मेथड में लिखना शुरू करो। तो देखिएगा बच्चों, ये जो आपका सेट ए है, सेट ए, इसके अंदर के एलिमेंट्स बता दो कौन कौन से आने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो क्या लिखा है, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी कि हमें मतलब इसके अंदर ना मल्टीपल्स ऑफ 5 आनी चाहिए। मल्टीपल्स ऑफ 5 का मतलब क्या हुआ कि जो 5 से क्या होते हो, मतलब जो 5 के टेबल में आते हो, आप ऐसे समझ लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे कि 5 आ जाएगा, है ना, 1 तो नहीं आने वाला, 5, उसके बाद क्या आएगा 10 आएगा, फिर उसके बाद 15 आएगा, फिर बच्चों यहाँ पे 20 आ जाएगा, देन 25 आएगा, और इसी तरीके से ये क्या होगा, आगे 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 बढ़ता ही जाएगा। वाई, बिकॉज यहाँ पे कुछ लिमिट तो दिया ही नहीं है ना। तो सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 विल बी दिस सेट ए। ठीक है, नाउ सेकेंड सेट इज, इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे भाई, यहाँ पे लिखा है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, यानी 7 का यहाँ पे टेबल आ जाएगा भाई। ठीक है बच्चे, जैसे कि 7 1 7 7 2 14 21 28, एंड इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। अगेन यहाँ पे कुछ भी लिमिट नहीं दिया है। अब यहाँ पे बच्चों सेट सी की हम लोग बात कर लेते हैं। सेट सी के बारे में क्या दिया है, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12। अगेन यहाँ पे 12 का पूरा ये आ जाएगा, टेबल आ जाएगा, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, एंड इट गोज ऑन इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी तक ये जाएगा। ठीक है, बस हो गया, ए बी और सी हमने लिख दिया, है ना, समझ में आ रहा है। चलो इतना काम तो हमने कर लिया। अब बच्चों इसके अंदर आपको जो भी नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे हम लोगों ने देखिएगा नेचुरल नंबर का सेट, फिर ये होल नंबर्स का सेट, और हमने इंटीजर्स के बारे में चर्चा करी थी, है ना। तो इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट हो सकता है फॉर दीज 3 सेट्स। तो बच्चों ये देखो, इसमें देखोगे तो 5 10 15, यहाँ पे 7 से ये शुरू हो रही है, 12 शुरू हो रहा है ना। तो सबसे अच्छा यहाँ पे क्या होगा मैं बताऊं, इंटीजर्स आप ले सकते हो। क्या ले सकते हो भाई, इंटीजर्स को क्या करोगे, वैसे तो आप इसके अकॉर्डिंग देखोगे, जो यहाँ पे बातें लिखी गई हैं इसके अकॉर्डिंग देखोगे एज पर दिस, तो आप क्या बोलोगे कि नेचुरल नंबर हो सकता है एज वेल एज ये होल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, बट इंटीजर लिख दोगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, है ना, कि अगर इसमें कोई नेगेटिव नंबर आए तो वो भी यहाँ पे कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है, बाकी ये भी लिखोगे तो भी राइट है, ये भी राइट है, एंड दिस इज ऑल्सो राइट। ओके, सो व्हाट डू यू वांट टू राइट, क्या लिखना चाहते हो भाई, ये लिख लो तो सारी कहानी ही खत्म। प्लस आए माइनस आए जीरो आए कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटीजर लिख लो, बात खत्म करो, है ना। अपना जो मतलब अपना जो खतरे की घंटी जो बज रही थी, है ना, कभी टीचर के दिमाग में आया अच्छा ऐसे बोल रहे हो तो माइनस में भी तो नंबर जाएगा, तो फिर तुमने ये क्यों लिखा, इसको काट दो। वैसे तो ये सही होगा, लेकिन मान लो एक मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रही हूँ कि टीचर ने सोचा अच्छा माइनस में भी तो हो सकता है, जैसे -5 भी तो मल्टीपल होता है 5 का, है ना, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो उनको सोचने का मौका ही मत दो, आप ये लिख दो। ठीक है, या फिर तीनों साथ में लिख दो, तीनों साथ में लिख दो, सबसे बेस्ट बात हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कैसे लिखोगे, क्वेश्चन कैसे पूछा था कि विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो। तो हम यहाँ बोलेंगे कि एन डब्ल्यू और करके लिखना, एन और डब्ल्यू, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और सेट ऑफ होल नंबर्स और सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना, इंटीजर्स could be the, यहाँ पे लिखना integers could be the, can be the लिख दो, है ना, can be the कैसे लिखोगे, यूनिवर्सल सेट फॉर यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी एंड सी। ठीक है, मतलब ए बी और सी के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, या तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या तो सेट ऑफ होल नंबर्स, या फिर बच्चों सेट ऑफ इंटीजर्स। इन तीनों में से ही कोई एक होगा, और सबसे बेस्ट आई आप लिख सकते हो, इंटीजर लिख दिया तो सारी कहानी ही खत्म, कोई टेंशन लेने का नहीं, जो हमने किया एकदम राइट किया। ठीक है, चलिए तो हो गया ये कंप्लीट, अच्छे से हो गया ना पूरा। अब बच्चों एक काम करते हैं,
ये तो हमने कर लिया, अरे ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा। अब हमें क्या करना है, अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये सेकंड वाला सब क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो इसके लिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ऊपर भेजते हैं इसको थोड़ा ऐसे पास में, है ना। अब सेकंड वाले की बारी आ गई। चलो तो इसमें देखिएगा सेट पी आपके सामने क्या बताया जा रहा है इसमें कि सेट पी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी हमें इंटीजर्स लिखने हैं जो कि मल्टीपल्स ऑफ क्या हो, 4 हो, है ना। क्या हो बच्चों, 4 हो, मल्टीपल्स ऑफ 4। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 में क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड ये फिर आगे आगे बढ़ता ही जाएगा। फिर उसके बाद जो आपका सेट टी है, टी में हमें क्या लिखना है भाई, टी में क्या लिखा हुआ है कि सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर। अच्छा, सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर, यानी कि स्क्वायर नंबर मतलब, एक मिनट, सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर। बच्चों इवन का मतलब तो हमें पता है जो डिविजिबल बाय 2 हो, और स्क्वायर मतलब उनका यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर एक्चुअल में होना चाहिए था, है ना। सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर मतलब वो इवन भी होना चाहिए एज वेल एज, आई थिंक इसके कहने का मतलब यही है कि वो स्क्वायर भी होना चाहिए, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल भाई मैं यहाँ पे बात करती हूँ 1 की, तो 1 देखो बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर तो है ना। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर लिखता है ना तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आता, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है ना। सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर मतलब वही परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 तो हमारा इवन नंबर नहीं होगा, इसको काट दो। फिर उसके बाद बच्चों ये 4, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, यानी कि हम 4 को जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे 2 को नहीं लिख सकते क्योंकि देखो ये 2 किसी का, ये इवन तो है लेकिन ये स्क्वायर नहीं है ना किसी का, तो आप 2 को नहीं लिख सकते। 3 तो इवन है ही नहीं तो उसको तो आप कतई नहीं लिख सकते हो। बच्चों क्या लिख दोगे आप, 4 लिख दोगे, ठीक है। 4 के बाद क्या आएगा, चलो बताओ मुझे। 4 के बाद 5 तो ऑड नंबर होता है, 6 ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 7 भी नहीं आएगा। फिर 9 की बात करेंगे तो 9 ना 3 का स्क्वायर होता है, लेकिन 9 तो ऑड नंबर होता है तो आप नहीं लिख सकते हो, राइट। फिर उसके बाद 10 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। फिर ऐसे आगे बढ़ते जाओ, 11 12 13 14 15 16, 16 इवन भी है और वह स्क्वायर भी है ना, तो 16 का आप जरूर लिख सकते हो, ठीक है। 16 के बाद 17 18 19 20 किसी का स्क्वायर नहीं होते हैं। 25 की बात करेंगे तो 25 तो स्क्वायर तो होता है लेकिन वो ऑड नंबर होता है तो 25 नहीं आएगा। फिर यहाँ पर और क्या आ सकता है, सोचो सोचो। 25 के बाद 6 का स्क्वायर 36 होता है, बच्चे हम 36 जरूर लिख सकते हैं क्योंकि ये इवन भी होता है एज वेल एज ये स्क्वायर भी होता है। इसी तरीके से आगे नंबर्स आते जाएंगे, समझे। हाँ तो अभी और भी आते जाएंगे, जैसे कि 49 तो नहीं आएगा लेकिन 8 8 64, 64 यहाँ पर आ सकते हैं बराबर। 9 9 81 वो नहीं आ सकता लेकिन 100 जरूर आ सकता है। ऐसे करके नंबर्स यहाँ पे आते जाएंगे, ठीक है। तो वो हमें इधर पे लिखना था, ठीक है भैया लिख दिया। अब क्या करोगे, अब इनके सबसेट मतलब ये यूनिवर्सल सेट, इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, तो वही सबसे अच्छा आई को लिख दो। आई लिख दोगे तो सबसे बेस्ट है, वरना किसी को थोड़ा डाउट है कि नहीं टीचर हमें तो एन लिखना था, हमें तो डब्ल्यू लिखना था, तो भाई तीनों ही मैंने आपको लिख के बता दिया और एग्जाम में आप ऐसे लिख देना, है ना। तो टीचर यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे कि या तो ये और लगा दोगे तो समझता है कि या तो ये या फिर ये या फिर ये, और तीनों भी राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि एन और डब्ल्यू और सेट ऑफ इंटीजर्स कैन बी द universal set for P and T, ठीक है। चलिए तो अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है बच्चे, फिनिश्ड। अब हम देखेंगे इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 1.3 का लास्ट क्वेश्चन इज, देखो, लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज एन यूनिवर्सल सेट। अच्छा, लेट सेट ए बी द स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स, देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे पहले आप सॉल्यूशन लिख दीजिएगा। तो हमें किसको क्या कंसिडर करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज एन यूनिवर्सल सेट, यानी कि क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स है ना उन्हें आपको यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर लेना है, ऐसा मान लेना है। तो भाई देखिएगा जो आपका यूनिवर्सल सेट है ना प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे लेट लिख देना, यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो यहाँ पे लिख देंगे यू। ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, राइट, ऑफ अ क्लास।
भाई इसको हमने यूनिवर्सल सेट अज्यूम कर लिया। फिर बोला गया है कि सेट ए किसको मानना है, सेट ए आप किसको कंसीडर करोगे, तो ऑलरेडी इन्होंने दिया है कि लेट सेट ए बी द स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स, यानी वो स्टूडेंट्स का ये सेट है जो एग्जाम में क्या करते हैं 50% या फिर उससे ज्यादा मार्क्स क्या करते हैं, स्कोर करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि सेट ऑफ बी द स्टूडेंट्स, है ना, सेट ऑफ स्टूडेंट्स who secure 50% और मोर मार्क्स, यहाँ पे मोर भी लिखना है, मतलब 50% या फिर उससे ज्यादा, राइट, 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स, ठीक है, 50% या फिर उससे ज्यादा मार्क्स क्या करते हैं मैथ्स में, यहाँ पे क्या करते हैं, स्कोर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हमें क्या करना है, हमें ना इस सेट ए का बच्चों कॉम्प्लीमेंट बताना है, ठीक है, मतलब ये सब कुछ तो क्वेश्चन में ही दिया था। अब यहाँ पर हमें क्या करना है स्टूडेंट, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है, देखिएगा, ये मान लीजिए ये हमारी पूरी क्लास है, ये हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास के, ठीक है, क्लास के सारे स्टूडेंट्स हैं। अब इसमें से एक जो सर्कल है भाई वो किसका आ जा रहा है, तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके या तो 50% मार्क्स आते हैं या फिर उससे ज्यादा आते हैं, 50% और ग्रेटर देन 50%, ठीक है, उससे ज्यादा आते हैं। तो जो बाकी के स्टूडेंट्स बचे हुए होंगे उनके मार्क्स कैसे आएंगे, या तो 50% आएंगे या फिर उससे कम आएंगे, यही हो सकता है, क्योंकि 50 और उससे ज्यादा वाले तो इसमें आ गए, तो इसमें कौन से आएंगे, या तो 50% या फिर उससे कम वाले आएंगे, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिएगा, क्योंकि देखो एक ही क्लास में तो वो स्टूडेंट्स होंगे जिनको 50% और उससे कम मार्क्स मिलेंगे, उसी क्लास की बात की जा रही है ना, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिख दोगे बच्चों, ये ए डैश क्या हो जाएगा कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और लेस मार्क्स, ठीक है, यहाँ पे मोर दिया था ना, तो अब इसमें हमें लेस लिखना पड़ेगा इन मैथ्स, क्लियर। तो ये है भाई आपका आंसर, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर क्या कर लिया, हमने यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, है ना। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज एन यूनिवर्सल सेट, ठीक है, तो ये हो गया मैथ्स में मार्क्स इतना इतना स्कोर करने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे हो चुका है आपका पूरा। और इसी के साथ ही मैं बताना चाहती हूँ कि हमने प्रैक्टिस एट 1.3 को बच्चों यहाँ पे कर लिया है कंप्लीट। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी अगर कुछ भी कहीं पे भी डाउट रह जाता है तो बस आप लोगों से यही बोलना चाहूंगी कि बच्चों देखो, कभी ऐसे होता है ना कि हम पढ़ रहे होते हैं, हमारा दिमाग कहीं और होता है, तो हम चीजों को समझ नहीं पाते। तो अब ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या हमें वो छोड़ देना चाहिए, या फिर हम ये सोचे कि हमें तो आता ही नहीं है, हम तो समझ ही नहीं सकते। तो भाई ऐसा सब विचार आपको दिमाग में नहीं लाना है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो थोड़ा वेट करो, थोड़ी देर के लिए बंद करके रख दो, लेकिन आफ्टर सम टाइम आप उसको ओपन करो, मतलब फ्रेश माइंड से, ठीक है, थोड़ा सोच विचार लो अच्छे से, कोई और सब्जेक्ट पढ़ लो, फिर उसके बाद जो आपने छोड़ा था उसको पढ़ो और एकदम शांत दिमाग से, ठीक है। तो मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आएंगी ही, है ना, सारे ही क्वेश्चंस आपको आएंगे समझ में, ठीक है बच्चे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।